तो भाई एमए इंग्लिश, एमए सोशियोलॉजी, इस बात पे तो सेम पिंच बनता है। एमएड, पीजी डिप्लोमा, ईएलटी, वेल नोन राइटर, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, इंटरव्यूअर, कॉलमिस्ट, एकेडमिशियन, अपनी पोइट्री की किताबें पब्लिश कर चुके हैं। और एक किताब जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज not all, but a little bit about a very special guest that we have today on History Mehkma with Juhi. Guys, लोग हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो शुरू करते हैं इस वीक का वेरी वेरी स्पेशल हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, अशोक कुमार शर्मा जी, अपार्ट फ्रॉम माय को होस्ट डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। वेलकम 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 टू मृणालिनी जी एंड अशोक जी। हेलो हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो आपको मुबारक है, आपकी नई किताब आई है जिसके बारे में लिटरेचर की दुनिया से जो लोग जुड़े हैं वो तो बहुत तारीफें कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र उत्तमपुरी जी ने बहुत अच्छे इस बुक के बारे में रिव्यूज दिए हैं। प्रोफेसर शिव निर्मोही जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। दोनों लोग पद्मश्री हैं। और मृणालिनी जी ने भी जब से पढ़ी है ये भी काफी इम्प्रेस हुई पढ़ी हैं। यही रीजन है कि हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार आपको भी हम हिस्ट्री महकमा में लेकर आए। तो मृणालिनी जी, the best part about this book that you like the most? जूही, ये इस किताब में ना सबसे पहली बात तो ये है कि डोगरा कल्चर पे कुछ लोग लिख रहे हैं लेकिन वो डोगरी में होता है ज्यादा। तो ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स, मतलब पीएचडीज कर रहे हैं लोग, तो वो पब्लिश हो रही है। दिस इज अ बुक जिसने ना एक एनसाइक्लोपीडिक व्यू ऑफ डोगरा कल्चर दिया है पूरा। अशोक जी उधमपुर से हैं, बट उन्होंने किताब में अपने आप को उधमपुर तक लिमिट नहीं किया है। इनफैक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ जम्मू रीजन, द डोगरा कल्चर। तो हर वो कहते हैं ना, हर एस्पेक्ट को उन्होंने छुआ है थोड़ी थोड़ा। और ये किताब जो है ना, ये एक बेस बुक बनती है। एनीबडी हु वांट्स टू स्टार्ट विद द रिसर्च, और अदरवाइज ऑल्सो somebody wants to know about the Dogra culture, तो आई थिंक दिस विल बी अ बेसिक बुक। और वैसे भी हम अशोक जी के आर्टिकल्स भी एक्सेलशियर में पब्लिश होते हैं, वो भी पढ़ते आए हैं। तो इनका बड़ा एक्सटेंसिव सा वर्क, आई थिंक जो इन्होंने अभी तक जितना भी लिखा या रिसर्च किया वो सब इन्होंने इस किताब में उतार दिया है। सो इट्स अ वंडरफुल बुक। तो अशोक जी, जैसे शिव निर्मोही जी ने एक बड़ी अच्छी चीज आपकी किताब के बारे में लिखी। उन्होंने कहा कि अ, हिंदी में या डोगरी में अब तक ज्यादा लिखा गया है, लेकिन बहुत कम किताबें ऐसी हैं डोगरा कल्चर को लेकर जो इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश वाले रीडर्स को केटर करती हैं। तो आपको उसके लिए मुबारक है। सबसे पहली चीज, किताब में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। जैसे डुग्गर लैंड और डुग्गर लोगों के बारे में आपने लिखा है, फोक लिटरेचर, नेचर वर्शिप, हमारी पेंटिंग्स, और मतलब ऐसी कोई चीज ही शायद है जो आपने टच अपॉन नहीं की है। सबसे पहले जहन में क्या आया था कि किस चीज के बारे में लिखना है, और फिर जब ऐसा हुआ कि लिखने बैठे तो फिर लगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐड करना चाहिए, ये भी ऐड करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि जैसे मतलब आपने कहा कि मैं आर्टिकल्स मेरे पब्लिश होते रहते हैं। तो मैंने 2012 में दिल्ली एक्सेलसियर में आर्टिकल्स सबमिट करना शुरू किया। और उसमें जब मेरे आर्टिकल्स आते थे तो वो लोगों की बड़ी अप्रिसिएशन मिलती रही। खासकर जो हमारी जनरेशन के लोग थे तो वो बड़ा लाइक करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं सुबह उठता था तो मेरा आर्टिकल आया होता था और मुझे पता नहीं होता था, जम्मू से मुझे फोन आते थे और वो लोग मेरे अननोन थे। मतलब ऐसे मैंने उनको कभी फिजिकली देखा नहीं था। तो वो नंबर जो था वो दिल्ली एक्सेलसियर के ऑफिस से लेते थे। और उनका मुझे बड़े वो जो था वो मतलब इनकरेजमेंट मिलती थी। फिर क्या हुआ कि 2018 में हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहे जहां नगेंद्र सिंह जम्वाल जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वो जो रजिस्ट्रार भी रहे बाद में। उनको बड़ा इंटरेस्ट था डोगरा डोगरा कल्चर में। तो उन्होंने वो 2018 में मुझे बुलाया वहाँ मनवाल में, जिसका पुराना नाम बब्बापुर था। तो वहाँ एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम था और वहाँ बड़ी बड़ी बड़े यूनिवर्सिटी से टीचर्स आए थे, स्टूडेंट्स आए थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। तो उन्होंने मेरे आर्टिकल्स पढ़े थे। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो कि ये जो आर्टिकल्स आप लिखते हैं इनको एक बुक की फॉर्म में दे दो, अदरवाइज आर्टिकल्स जो हैं ये वैनिश हो जाएंगे, इनको कोई पढ़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बाद भी वो टाइम टू टाइम मुझे रिमाइंड करवाते, मुझे कहते अच्छा कहाँ पहुंचा आपका प्रोग्राम, अच्छा कहाँ पहुंचा। तो एक तो ये बात थी
कि मुझे ये लगा कि मैं अपने कल्चर को एक मतलब बुक की फॉर्म में लाऊं। उन्होंने बड़ा इनकरेजमेंट दी। प्रोफेसर शिवनर मोही जी जो हमारे ही उधमपुर में रहते हैं, उनके सब पास मेरा बड़ा आना जाना है, उन्होंने बड़ा इनकरेज किया। ये फिर क्या हुआ कि 2022 में मेरी एक ड्यूटी लगी जम्मू में। बुक सिलेक्शन कमेटी थी, हमारे 11th और 12th क्लासेस की बुक्स की सिलेक्शन करनी थी और यूटी लेवल की कमेटी थी। तो वहां मैंने देखा कि जो कश्मीर की जो कल्चर और हेरिटेज के ऊपर बुक्स वहां आई, लेकिन डोगरा जो डुग्गर की जो हेरिटेज और कल्चर की बुक्स बड़ी कम आई, नहीं आई, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था। हालांकि हिंदी और डोगरी में बुक्स थी, लेकिन इंग्लिश में नहीं थी। तो क्योंकि हमारा बहुत सारा जो ऑडियंस जो है वो इंग्लिश को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे डोगरी में यहाँ की तो चलो रीडरशिप है, लेकिन आउटसाइड द स्टेट जो है वहाँ डोगरी की रीडरशिप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने, इनसे मैं मुझे यही एक प्रेरणा मिली कि मैं अपने कुछ आर्टिकल्स को और कुछ और भी ऐड करूँ उसमें, और एक बुक की फॉर्म दे दूँ। तो ये बुक जो थी मैंने 2023 में ये लॉन्च की, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च की वहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि उस जब ये बुक लॉन्च हुई तो वहाँ 4 पद्मश्री थे वहाँ। और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर आप प्रोफेसर आर के सिन्हा जी थे, उन्होंने तो वहाँ कहा कि 16 साल हो गए यूनिवर्सिटी को बने हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट 4 पद्मश्रीज हैव गैदर्ड ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट था ये। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल, लिखी ये बुक। बिल्कुल, आई एम श्योर। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि किताब में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं शायद इस वजह से कि अभी वाइब भी थोड़ी सी ऐसी है, फेस्टिव सीजन काफी ज्यादा चल रहा है, और आपने पूरा एक सेगमेंट इसके बारे में लिखा है जहाँ पे आप स्पेशली डोगरा फेस्टिवल्स की बात करते हैं। तमदे, रखड़ी, राड़े, द्रुबड़ी, लोहड़ी, पुग्गा, मनमास, बछदुआ, ओई, नाग पंचमी, दियाली, ठाकरें दा बर्त, गुरपुरब, ईद, क्रिसमस, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ थोड़ा ਜਿਹਾ, वैसे तो अस ओवरऑल किताब के बारे च गल करने वाले हैं, बट थोड़ा मैं चाहूंगी कि फेस्टिवल्स के बारे में आप थोड़ा पर्टिकुलरली बात करें। जैसे अभी हमने नवरात्रे मनाए, दशहरा मनाया, और भी कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो पहले किस तरह से ये फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, अभी कैसे चेंज आ रहा है? क्योंकि हम जब अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते हैं तो वो बताते हैं पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। तो थोड़ा अगर आप उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पहले नहीं होता था, हमने देखा है ये, क्योंकि मैं मेरा जन्म जो है और मेरा पालन पोषण जो है वो गाँव में हुआ है, और हमने इन फेस्टिवल्स को बड़ी क्लोजली देखा है और इसको सेलिब्रेट किया है। मुझे याद आता है जब राड़े मिंजरा होते थे तो हमारा कितना फेस्टिव सीजन होता था वहाँ, वो कितना वो माहौल, एक एम्बियंस ही अलग होता था। जब लड़कियां जो थी वो राड़े जो थी वो वहाँ लगाती थी, और रोज उनको पानी देना, और एतवार के दिन उनको क्या करना कि उनको फिर वो उनको कलरफुल जो रंग जो थे, और जो रंग जो थे ऑर्गेनिक रंग होते थे, जैसे ईंट को घिस के वो लाल रंग बनाना, आटे का रंग जो ये वाइट रंग जो आटे से बनाना, फिर कोयले से काला रंग बनाना। तो ये रंग जो थे ये वहां उससे वो चित्रते थे, उसको कहते हैं हम डेकोरेट करते थे, उसको बोलते थे हम राड़े चित्रते थे वो। और उसके बाद क्या होता था वहां के, और तकरीबन हर गांव हर घर में ये राड़े होते थे। और वो क्या करती थी कि फिर उसके बाद गाना बजाना शुरू होता था। तो गाना बजाना, और फिर जब राड़े जो थे, जब इनको प्रभात एक एक महीने तक उनकी वो सेवा वगैरह करनी उन्होंने पूरे, वो अच्छी जब हो जाते थे वो, तो उसके बाद राड़े जो थे वो उनको उखाड़ते थे और फिर वहां जाके नदी नालों में उनको प्रवाहित करते थे। तो ऐसा भी है हुआ है 4-5 बार मुझे याद है खुद कि मैं राड़े उठा के टोकरे में वहां गया हूँ, और हमें वहां 3-4-5 रुपए मिलते थे, वो लड़कियां देती थी। और वहां क्या होता था कि वहां क्या माहौल, जैसे बैसाखी का माहौल होता है वहां, सारे जो गांव के लोग जो थे वो इकट्ठे होते थे, और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती थी उनको भी वहां ससुराल से बुलाया जाता था, और वो आती थी, और फिर वो दूल्हे होते थे वो सालियों को मिजें देते थे, और वहाँ बबरू बनते थे, खमीरे बनते थे, ओरिया बनता था बना हुआ, वो ले जाते थे। और मैं कहता हूँ वो रौनक जो है वो आज कहाँ चली गई। ऐसे ही ये जो हम देखते थे अपनी मदर को, अपने चाचियों को, ताइयों को, दादी को, नैन्ते चौदह होती थी, वो सेलिब्रेट करते थे, होई होती थी, सुट्टू पुट्टू बनाने हैं बड़े अच्छे तरीके से, मतलब वो सेलिब्रेट करना, बाशदुआ होनी वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद ये हमारे तुमदे होते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि ये जिसको हम वेत सिस्टम कहते हैं, हमारे जो काम करने वाले होते थे, जैसे कुम्हार हो गए जो बर्तन सप्लाई करते थे, उसके बाद
ये जो तरखान हो गए जो लकड़ी का काम करते थे, लोहार हो गए जो लोहे का काम करते थे, तो ये क्या करते थे कि 6 6 महीने के बाद दाने लेने आते थे और 6 महीने तक ये फ्री काम करते थे। तो तमदे का जब त्योहार होता था तो हम देखते थे कि कुम्हार ने रोज मतलब 3 4 चक्कर लगाने, घड़ा उठाया होता था और हर घर में घड़ा वो जो था वो देते थे वो। और वो उस घड़े में क्या करते थे फिर कि जो हमारे जो लड़कियां जिनकी शादी हुई होती थी या जो हमारी बुएं होती थी, तो उनको वहां बुलाया जाता था। उसमें उनको कभी आम भी देने, उनको डाल के खांड देने, गुड़ देना। गुड़ उस वक्त तो गुड़ भी वहां बनता था, बेलने होते थे घर में, मतलब हर हर गांव में एक दो बेलना होता था। हमारे इवन के हमारे अपने घर में बेलना था। तो हमने वो गन्ने जो है वो बोए हैं, बेलना जो है वो चलाया है। और उसको रव बोलते थे। रव तो खैर अब भी मिलती है, गन्ने के रस को रव बोलते हैं। उसके बाद जब इसको गर्म करते थे परगो बोलते थे, शायद आपको शायद पता है या नहीं है। परगो बोलते थे वो, हम रखते थे बड़ी बड़ी देर तक, 2 2 महीने तक, तो उससे हम रोटी खाते थे। उसके बाद फिर वो गुड़ बनता था और वो रेवड़ियाँ जो थी वो आधे आधे किलो की रेवड़ी हम बनाते थे। तो वो जो था वो घड़े में डाल के उनको देते थे। तो इतना अपनापन था गाँव में। जब कोई कोई मतलब लड़कियां जो थी वो आती, या उनका उनके जो हस्बैंड आते थे, तो समझते थे कि जैसे पूरे गांव का जवाई आया है। और वो इतना उसकी उनकी वो होती थी, इज्जत होती थी। हैं। तो जब लड़की कहीं शादी होनी, तो तब वहाँ मतलब तब तक व्रत रखना जब तक बारात ने रोटी ना खाई हो। जो लड़की से बड़े होते थे, ये नहीं कि कुछ सियाने ही उनके माँ बाप ही, नो नहीं, वो लड़की से जो बड़े उस गांव में भाई थे, लड़के थे, लड़कियां थी, तो तब तक वो रोटी नहीं खाते थे जब तक बारात ने रोटी नहीं खाई होती थी। और ये फेस्टिवल जो जैसे आप बता रहे हैं, ये नाग पंचमी वगैरह, ठोगरेना व्रत जो है था, ये बड़ा अच्छा तरीके से मनाया जाता था। जिसको हम अब जन्माष्टमी कहते हैं। हर घर से लोग जो थे दूसरे घर में जाते थे, और वहाँ उन्होंने वो जो बनाया होता था वहाँ, स्यूल बनाई होती थी, वो खानी, व्रत रखना, स्यूल खानी। उन्होंने वो जो दूध वहाँ लेना, फल फ्रूट खाने। और दूसरे दिन जब हम व्रत पवाते थे तो हर घर के लोग जो थे वो दूसरे घर में जाते थे। और एक मतलब बड़ा एक अच्छा सा माहौल जो था वो बना हुआ था। और बड़े अच्छे सोशल इंटरपर्सनल रिलेशन जो थे वो बड़े स्ट्रांग होते थे उन दिनों में। एक और चीज मैं देख रही हूँ। अ, आपने डोगरा पगड़ी की बात की है, आपने वुडन कूम की बात की है। वुडन कूम मतलब लकड़ी की कंघी। ये क्यों, सिंस आपकी जैसे किताब का नाम है कि ग्लिम्पसेस ऑफ डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज, तो लकड़ी की कंघी हम्म। क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? लकड़ी की कंघी जो है वो हमारे वहाँ बड़ी प्रचलन होता था। और लोग घर में ही आते थे लकड़ी कंघी बेचने। हैं। तो जो क्योंकि उन दिनों में ये जो लोगों के, क्योंकि ये गाँव में रहते थे लोग, शहरों में आना जाना बड़ा काम था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो बड़े काम थे। चलो हमारे तक थोड़ा सा फर्क पड़ गया था, लेकिन हमसे पहले लोग जो थे वो बेचारे, उनको कई कई मील, हमें भी कई कई मील आना पड़ता था। जब हम उधमपुर में आते थे तो हमें भी कुछ 5 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तब जाके उधमपुर पहुंचते थे। तो लकड़ी की कंघी जो थी इसकी बड़ी डिमांड थी। लकड़ी की कंघी हो गई, अखरोट की दातन हो गई, तिम्बरू हो गया, बारियां हो गई। ये लोग जो थे, ये लोग पहाड़ से लोग आते थे और ये चीजें जो थे वो वहां सप्लाई करते थे और वहां से वो दाने लेते थे। तो ये एक हमारी पार्ट ऑफ कल्चर थी। और लकड़ी कंघी की बड़ी डिमांड होती थी। और इसमें ऐसा बिलीव किया जाता था कि ये मतलब अपने इससे जो बाल जो है वो झड़ते नहीं है, क्योंकि क्या होता था कि उन दिनों लोग प्लास्टिक की चीज को इतना लाइक नहीं करते थे। और कहते थे नहीं प्लास्टिक चीज नहीं है। तो वो वुडन कंघी जो थी वो यूज करते थे। अभी हमारे पास एक आ गया कि वी शुड स्टार्ट यूजिंग वुडन फॉर्म्स। करना चाहिए हमें। अच्छा सर, आपने ना ये एक सेक्शन दी है मेलास पे। ये जी संकरी जी मेला है, सुध महादेव मेला है। उधमपुर में भी एक मेला जी लगता है, बैसाखी का मेला, जो बहुत मशहूर है। तो उसमें जी जी आपने जी। क्या चेंज देखी है कि जब आप बचपन में आप उस मेले में को कभी अटेंड किया है, या आज कितना चेंज आया है? बड़ी चेंज आई है। जब हम बचपन में आते थे तो वहां से पैदल आते थे। और मुझे याद है कि जब हम मैं छोटे थे तो अपनी माता जी के साथ या अपने पापा जी के साथ हम जब आते थे तो लाइनें लगी होती थी, क्योंकि लोग पैदल आते थे। और लोगों ने क्या होता है, जो खासकर जो दादा दादी या फिर जो ताया ताई, क्योंकि उन दिनों तो ये नहीं था कि माँ बाप के साथ ही आना है, जॉइंट फैमिली होती थी। तो अब बच्चे जो थे वो चाचों के साथ चले जाते थे, ताऊ के साथ चले जाते थे, दादे के साथ चले जाते थे। और जब हम आते थे तो जहाँ इतना अच्छा माहौल होता था, वहाँ जो उधमपुर में देवका के किनारे जो मेला लगता है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे वहाँ बैठते थे।
डोले लगे होते थे लकड़ी के, आजकल वो मिस हैं, दूसरे स्टील के डोले जो हैं वो आ गए हैं। और फिर वहां डोलों के ऊपर लोग, जो क्या लोगों क्या ने लगे वहां होते थे? वो क्या लगे होते डोले थे? डोले स्विंग वो स्विंग क्या जिसको हुए? बोलते हैं, डोले, झूले। लकड़ी के, अच्छा। झूले। लकड़ी के डोले जो है ना, जो जिसके ऊपर वो जो जो स्विंग जो होते हैं, मैरी गो राउंड जिसको बोलते हैं। जो मेले हाँ, के झूले होते हैं ना। तो झूले झूले जब हम्म। पहाड़ से लोग जो आते थे, वो उन्होंने बांसियां ली होती थी, और वो गाना वो बांसुरी बजा रहे हैं अपने, कहीं साइड पे कहीं कुड चल रहा है। तो अच्छा, वो जो ये जो क्योंकि उन दिनों में ये जो गाँव में दुकानें दुकानें कम ही होती थी, तो वहां जब आके लोगों ने कोई पकौड़े खाने, जलेबियां खानी बड़े चाव के साथ, घिऊर खाने। अच्छा, लोग जो थे एक ये तो मेले का एक तो ये पर्पस था, दूसरा पर्पस ये होता था मेलों का कि क्योंकि उन दिनों में क्या होता था कि लड़कियों की शादी जब दूर दूर होती थी, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़े कम थे। तो जब वो आए हैं, तो फिर उनके रिश्तेदार भी आए होते थे, सभी ने मिलके वहां रोटी खानी। और घर से किसी ने कुछ लाया होता था, अच्छा, उनको हम कहते थे बुखार। बुखार का मतलब कि बड़े बड़े टोकरे, उसमें खमीरे, भटूरे, बबरू, सगारा होती थी, सुचियां होती थी, लाइक। तो वो जो थे वो सारा मिलजुल के वहां खाते थे। और वो झूलों का मुझे अभी याद है कि वुडन लकड़ी के झूले होते थे। तो जो एक, समझो साल में एक ही बार वहां वो मेला होता था, और लोग इतने चाव से वहां उसमें झूलते थे। नीचे वहां क्या करना कि उन्हें वो रुमाल रखना, ऊपर से झूला आना, फिर वो रुमाल उठाना, फिर दूसरे ने रखना, फिर दूसरे ने रुमाल उठाना। तो वो एक एक कंपटीशन टाइप होता था। और इतना मतलब बांसियां बज रही हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। तो जो जो पाखें जो है एक साइड पे वो चल रही हैं। तो जो मेले का जो था ना, एक जुनून ही कुछ और था। आज वहां जो जाते हैं, मतलब आज उतना ठीक है, मतलब लोग अब भी गैदरिंग वहां ठीक ठाक होती है। लेकिन वो जो अपनापन जो था, वो जो खुशी जो उन दिनों में होती थी। देखे, हम जाते थे, हम तो 8-10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, हमसे भी दूर दूर से लोग वहां आते थे। और जब हम वापस आते थक गए होते थे, लेकिन इतनी खुशी होती थी कि हम मेला देख के आए। तो बड़ी खुशी होती थी। तो बहुत आजकल तो बहुत चेंज आएगी, अपनापन नहीं रहा, वो कलरफुलनेस जो है, वो वाइब्रेंसी जो है, दैट इज मिसिंग दिस डेज। आपने पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में लिखा है, इसमें आपने बसोली पेंटिंग का जिक्र किया है, बसोली स्कूल का, कांगड़ा स्कूल का, गुलेर स्कूल का। आई एम सॉरी, बट मतलब मैं भी सीख ही रही हूँ अभी, बहुत सारी चीजें मैं भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। मुझे बसोली स्कूल पता है, कांगड़ा स्कूल पता है, बट गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएंगे। तभी तो मैंने उसका टाइटल ही दिया है पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। तो पहाड़ी स्कूल्स में 3 स्कूल्स हुए हैं, बसोली हुआ है, गुलेर स्कूल हुआ, चंबा स्कूल हुआ है। तो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, ये मतलब ये भी इसके साथ रिलेटेड है। और इसमें ये दो जो तो भाई थे, मानकू और एक और थे, क्या नाम उनका, नैन सुख। तो वो बहुत फेमस हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो गुलेर स्कूल में की हैं। ये जैसे इन्होंने ज़्यादा कृष्णा के ऊपर, ये जो चंबा वाली पेंटिंग्स हैं, राजाओं के ऊपर ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं गुलेर स्कूल में। जबकि जो हमारे बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, तो उन्होंने हमारे जो राम जी के, रामचंद्र जी के ऊपर पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं, जो हमारे धार्मिक पेंटिंग्स हैं। और जो चंबा स्कूल और गुलेर स्कूल जो ऑफ पेंटिंग है, तो इन्होंने राजाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं। जूही, अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक हमें, अगर हम डोगरी फोक डांस की बात करें, तो हमें शायद दो तीन ही पता है। जैसे कुड कुड तो मेन हमें लगता है कि वही है, हर फंक्शन में भी उस वही परफॉर्म करते हैं। बट सर ने बहुत सारे डांसेस के बात की है। सर, आपने जो फोक डांसेस में बहुत सारे नाम लिए हैं, सोहारी डांस, गुरई डांस, ढाकू तो हमें पता है, ढाकू और वो कुड, ये, और एक क्रो डांस का भी बात की है आपने। क्रो डांस जो है, ये कौवा, जिसको कौवा डांस जो हम कहते हैं, कौवा डांस जो हम्म। था, इनका बड़ा फेमस था। हमारे जो जिनको जब पद्मश्री जो मालू राम जी जो हैं, अच्छा। ये बड़े फेमस थे प्रो डांस के लिए। हाँ, ये 90s में इन्होंने शुरू किया था प्रो डांस। तो ये एक कौवे के बेस में बनाते थे, और कौवा जो है वो डांस करता था। और कौवा जो है वो मतलब एक, समझो एक मैसेज लेके, क्योंकि उन दिनों तो मैसेज मुझसे तो मतलब कोई मीन्स ऑफ, पुराने जमाने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे इतने। तो वो कौवा जो है वो एक मैसेज लेके जाता है और मैसेज लेके आता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखें, गगैल होती थी देवताओं को खुश करने के लिए। एक रिलीजियस फंक्शन होता है, अपने जो कुल देवते होते हैं, जैसे हमारी जो ये जो मतलब सावन बाबा में जैसे काली अनंत चौदह चौथ। होती है, जज हम्म।
हाँ, ऐसे ओकेजन्स के ऊपर क्या होता था कि वो जो मतलब एक गार्डी को बुलाते थे, ढोल लेके वो आता था और वो उसमें कारकें और कारकें गाते थे उनको खुश करने के लिए, जो हमारे मतलब इन द ग्लोरी ऑफ अवर ये कुल देवता जो हैं और कुल देवी जो हैं उनको खुश करने, प्रोपिशिएट करने के लिए वो एक फंक्शन होता था। तो वो क्या करते थे, गगैल होती थी, गगैल में डांस करते थे और फिर वो घर घर जाते थे, घर घर डांस करना। और जहाँ कुल देवताओं की मंडी होती थी, संदली होती थी, तो वहां जाके फिर वहां वो जो जात्रा करते थे, जात्रा होती थी, वो भी एक फोकलोर था। उसके बाद हमारे वहाँ जो आप बोल रहे हैं इसमें इसमें गीतड़ू हैं, गीतड़ू के भी ये बहुत बड़े फनकार हैं अपने परमालो राम जी। उसके बाद हिरन डांस होता था लोहड़ी वाले दिन, दिन को होता था छज्जा डांस। बच्चे जो हैं, बच्चे छज्जा लेके बैम्बू का वो एक पीस बना के उसको उसके ऊपर कलरफुल कागज लगा के तो वो घर घर जाते थे। और खासकर जिनके घर में कोई शादी हुई होती थी या जिनके घर में कोई बच्चा हुआ होता था, तो उनसे वो ज्यादा पैसे लेते थे, वो देते थे, वो उनको खुशी से देते थे। और रात को हिरन डांस होता था। तो हिरन डांस में क्या होता था कि दो बंदे जो हैं वो हिरन जैसा बनते हैं, चार उसमें सखी होती है, लड़के जो थे वो लड़कियों का ड्रेस पहनते थे और एक उसमें जोकर क्लाउन बनता था। और वो पूरे रात जो है वो मतलब जाते थे और फिर वहां उन्होंने जाना और पूरी रात वहां वो फिरना। और फिर क्या करना कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता था उसके सामने हिरन लेट जाता था। खासकर जिसके घर में कोई बड़ी खुशी की बात हुई हो तो वो कहते थे नहीं जी ये अच्छा जी एक ये मंगा था जी, नहीं ये जी ये मंगा था, क्योंकि उनके घर में शादी शुदी होती थी, पर जब वो उसको देते थे फिर वो हिरन जो था वो उठता था। और हमने देखा है ये, हम सोए होते थे और जब रात को आते थे तो जब ढोल का आवाज आनी तो हमने मतलब 2 बजे उठना, कभी 2:30 बजे उठना, कभी 3 बजे, तो आके तो क्या मजा आता था, तो क्या खुशी होती थी। फिर हमने भी उनके साथ शुरू चले जाना, आगे आगे हम भी उनके साथ शमूलियत करते थे अगर उनके साथ हम नहीं होते थे। अच्छा, एक और बात होती थी, एक हिरन जो है वो एक गांव से आया, दूसरा हिरन जो है वो दूसरे गांव से आया, फिर उनका मुकाबला होता था, उनका फिर मुकाबला होता था डांस में। तो फिर वो मतलब ऐसे ये नहीं था कि मतलब बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते थे, लेकिन उनका ऐसे हेल्दी कंपटीशन होता था आपस में, फ्रेंडली कंटेस्ट जिसको हम बोल लेंगे वो होता था। तो ये बड़े सारे डांस है। फिर इसमें मतलब जागरना में भी डांस वो जो लड़के जो औरतें हैं वो करती थी, क्योंकि उस उन दिनों में क्या होता था जब बारात होती थी तो बारात में औरतें जो थी वो नहीं अलाउड था उनको जाना बारात में। तो जब बारात चली जाती थी तो पीछे एक तो घर की देखभाल करनी होती थी और जो औरतें थी वो जनरली मेल ड्रेसेस पहन के वो जागरना डांस करती थी। और लेकिन कोई मेल मेंबर जो था वो वहां अलाउड नहीं, उनको उनको करते थे वो। तो वो आपस में पूरी रात वो मतलब दैट यूज टू बी ए नाइट ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन एंड फ्रोलिंग फॉर द वीमेन। जो एक तो रात वो पूरी गुजर जाती और दूसरा आप ये हमारी एक कल्चर का एक। और जब मेरे बड़े भाई की बारात गई तो वो बारात वहीं रही थी और जो लेडीज थी वो नहीं गई थी, तो वहाँ उन्होंने जागना वो करते थे। मेरी शादी में जब मेरी शादी हुई तो तब वहाँ नहीं हुआ था, जागना हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ था, क्योंकि वहां से आके उन्होंने किया था। रात वो गई थी लेकिन पहले नहीं जाते थे। तो अशोक जी, आपने जैसे इतने सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखा है, आपने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, सबके लिए रिसर्च की होगी, और फिर आप खुद भी कुछ चीजें तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपने खुद ने देखी हैं, कुछ चीजें आपने देखी नहीं होंगी लेकिन आपने भी कुछ लोगों से सुनी होंगी, और आपने उनको अपनी आंखों के सामने ऐसे चलते हुए देखा होगा, सुनते हुए। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपने खुद ने नहीं देखी है लेकिन आप चाहेंगे कि वो वापस से आए, वो ऐसा कोई ट्रेट हमारे कल्चर का? जैसे हमारे जो मैरिज रिचुअल्स होती थी तो बड़ा अपनापन होता था उनमें। तो उसमें क्या होता था कि जैसे जब कोई किसी के घर में मैरिज है तो एक एक हफ्ता पहले लोग जो थे वो मतलब जो उनके रिश्तेदार जो थे वो आ जाते थे। गांव के लोगों ने शाम को आ जाना, वहां बैठ जाना, जो मतलब उनकी तैयारियां तुरियां करनी वहां। घर वालों को शायद इतना फिक्र नहीं होता था जितना गाँव वालों को होता था। गाँव वाले ये सोचते थे कि वो हमारे इनके घर में बारात नहीं आनी है, हमारे मतलब पूरे गाँव की बारात है। तो उसके बाद क्या होता, जब नींदरे जाते थे, नींदरे पर एक कागज का पीस किसी पढ़े लिखे बंदे को बुलाना उन्होंने, उसने लिखना और फिर उसमें हल्दी लगानी, फिर उसमें धागा लपेटना, और फिर वो जो हमारा पुरोहित होता था वो जाता था और रिश्तेदारों के घरों में वो जाता था और फिर वो उसको पैसे देते थे कि भाई हाँ ये तू खुशी का संदेश लेके आया है। उसके जब जब बारात जाती तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो
लेडीज थी वो घर में रहती थी और वो घर में एंजॉय करती थी, मतलब उनका जो था वो जागरना वगैरह करती थी। तो उसके बाद जब जो बारात जाती थी, तो बारात का जो क्या वहाँ वो स्वागत होता था। और बारात जो थी वो जो दूल्हा जो था वो मैंने सुना है, जैसे आपने कहा कि मैं भी चाहूंगा कि कभी अगर मैं हो तो वैसा हो। दूल्हा जो था वो बंगला में जाता था, बंगला बोलते थे उसको। बंगला मतलब जैसे अब पालकी में जाती है दुल्हन, तो पालकी जो है वो ढकी होती है, वैसा ही कहते हैं कि ऐसे बंगला होता था। उसको भी, उनको उस दूल्हे को भी चार लोग जो थे वो उठा के जाते थे, जैसे उसको पैलेंक्विन कैरियर उठाते हैं, तो वो जाते थे। और वो ओपन होता था। और जब हम वहां जाते थे बारात में, तो वहां क्या होता था कि इतना अच्छे तरीके से वहां वो जो हमारा ये स्वागत होता था कि जब हमने जाना तो वहां एक लुआ वाला घर होता था। शादी वाले जो जहाँ लड़की का घर होता वहां उसके साथ में ही एक लुआ वाला घर उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया होता था रहने का। और वहां हम जब जाते तो उन्होंने क्या करना कि उन दिनों में एक ये कस्टमरी था कि जाके हमें वो चाय देनी और मट्ठी देनी और शक्करवारे देने। तो वो उसमें इतना टेस्ट होता था, इतना अपनापन होता था। और जब हम वो खाते थे उसके बाद जब ये जो खाना खाने की बात होती थी, तो हम मतलब जमीन के ऊपर उन्होंने बैठ के बिठानी, बिछानी, कंबल बिछाने। और फिर वो पांच छह बंदे जो थे वो आते थे, मतलब एक ने पहले हाथ धुलवाने, चिलमची लेके आना, फिर दूसरे ने उसका हाथ सुखाने, फिर उसके बाद जो थे खाना जो था वो चलता था और नंगे पैर। और फिर क्या होता था कि उन्हें धोतियां लगाई होती थी और वो खाना खाना जो था वो सर्व करना। और जब खाना खा रहे होते थे ये बाराती, तो लड़कियां जो थी जो लड़की की जो जो बहू होती थी उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह, कजन्स वगैरह, वो सीटियां देती थी, छेड़ती थी उनको, मतलब बारातियों को। जैसे ये वो कहते थे सिठनी होता था, मतलब जैसे बासपती दे चौल दा बंड एक भी नहीं हो, जानी बुढ़ियां दी आई दंद एक भी नहीं हो। तो वो इतना कुछ क्या क्या कहते थे वो। और लोग वो सारे वो टॉलरेट करते हैं। और मतलब मैं कहता हूँ क्या माहौल था, मैं कहता हूँ उस दौर में हम दोबारा आए। उसके बाद क्या होता था कि जब रात को हम वहाँ वो जब ठहरते थे और वहाँ वो होता था, ये छंद पूछते थे, छंद पराग छंद अगे केसर, सस मेरी पार्वती, सौरा मेरा परमेसर। तो उसका भी एक कंपटीशन, बड़े शांत पूछती सालियां जो थी वो बड़े शांत पूछती थी। उनके फिर चुराने की तो खैर आप भी होगी थोड़ी बहुत कस्टम, लेकिन वो नहीं रही है। वो जूते चुरा लेती थी दूल्हे के, और फिर वो जब उसको वो पैसे देता था तो तब जाके वो देती थी वापस। उसके बाद एक और फीचर होता था, वो थोड़ा लेट शुरू हुआ, बड़ा लेट भी नहीं वैसे, हमने देखा हमारे टाइम में काफी पॉपुलर था। शिक्षा पढ़ती थी लड़की की सहेलियां, जब लड़की की विदाई होती थी सुबह, तो शिक्षा पढ़ती थी वो। और वो इतनी इमोशनल शिक्षा होती थी कि वो मतलब उसको एक किस्म की वो उसको देते थे, गाइडेंस देते थे कि तूने जब ससुराल में जाना है तो तूने अपनी जिंदगी जो है वो इस तरह से व्यतीत करनी है, अपने ससुर को ऐसे ट्रीट करना है, अपनी सास को ऐसे ट्रीट करना है। और वो बरातियों के भी आंखों में आंसू आ जाते थे, इवन के मैंने देखा है, मतलब कभी तो कई कई बार जो थे वो दूल्हा भी रो उठता था, मतलब इतना इमोशनल बहुत होता था। तो एक तो ये था। दूसरी बारात वहां रहती, जिस इलाके में वो बारात जाती वो उस इलाके को, क्योंकि जैसे आज गए तो वो जो बारात जैसे आज गई तो दूसरे दिन जब वहां से आते थे शाम को, तो वो पूरा दिन होता था वहां उस इलाके को देखने का। तो एक जो जो फॉर्मल जो इनफॉर्मल बॉन्डिंग जो थी वो उस इलाके के साथ बन जाती थी। इस इलाके के बराती जो थे उस इलाके के हर एक पर्सन को जानते थे वो, और वहां के जहाँ जानते थे। वो चीज़ अब मिस है। अब तो जैसे जब जब बारात होती है तो ऐसे तो 15 15 20 20 स्टॉल लगे होते हैं, लेकिन वो कहाँ, किसी को ये पता नहीं है कि भाई ये बराती कौन है तो वो कौन है। और वहां पूछते थे, वहां पर अच्छा वो वाकफी होती थी, ये लड़के का मामा है जी, ये लड़के का नाना है जी, ये लड़के का ये मसैया है, ये मासी, ये मतलब ये मसैये मासी का बेटा है, ये उसका दोस्त है। तो उन दिनों में दोस्त बड़े कम आते थे जाते थे, लेकिन आज दोस्त ज्यादा हैं तो रिश्तेदार शायद कम होंगे। तो आज बारात तो बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन उन दिनों गिने चुने बारात आती, लेकिन अच्छा उन्होंने पूरा बिस्तर का इंतजाम किया था। और एक और बात मैं बताऊं, वो जो लोहा वाला घर था वो फिर उस लड़की का जैसे माइका जैसा बन जाता था, जहाँ लोहा होता था। वो रिश्ता पूरी रात मतलब निभाते थे वो। मैं आपको बताऊं, जब मेरी बारात जब गई, जब तो वो जिनके घर में लोहा हुआ था, ये मैं तो आपको बता रहा हूँ 1989 की बात, 35 36 साल की बात, पुरानी बात है। जिनके घर में लोहा हुआ था वो उनके साथ अब भी हमारा जो है वो है, बर्तन बर्तान है, शादियों में हम उनके जाते हैं। और वो मेरी मिसिस को सिस्टर ही ट्रीट करते हैं और मुझे वो ज्वाई ही ट्रीट करते हैं।
अब भी है। ये चीज मैं चाहूंगा कि अगर दोबारा माहौल आए तो ये हमारे मैरिज रिचुअल जो है, जो अपनापन है, वो दोबारा रिवाइव हो। इसमें से वैसे मैं कुछ चाहूंगी कि ना आए। मुझे कुछ रिचुअल्स बड़े वियर्ड लगते हैं। जैसे लेडीज का ना जाना, मैं चाहूंगी कि लेडीज का ना जाने वाला के पास वापस ना आए। और वो शादी के बाद जो बहू को ट्रीटमेंट होता था पहले, टिपिकल, वो भी वापस नहीं आना चाहिए। बट जो अच्छी अच्छी चीजें हैं डेफिनेटली वो अगर वापस से आए तो वो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जैसे हमने इसमें भी देखा, जो एक सीरीज आई थी पंचायत, कि गांव में अगर जी। बारात आई है तो पूरा गांव मिल गया है और उनको पंचायत ऑफिस में रख दिया, और वो सारी चीजें कैसे एक दूसरे की हेल्प करें एंड ऑल दैट। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज शायद अभी भी कुछ गांव में होगा, लेकिन अब गांव में भी मुझे लगता है बैंक्वेट्स ही बन गए हैं, तो दे आर ऑल सॉर्टेड नाउ। जबकि ऐसा कहा जाता है कि गांव जो होते हैं वो हमारे कल्चर का सेंटर होते हैं, बट नाउ आई फील कि हमारे जम्मू के भी खासतौर से जो सिटी के पास पास के गांव हैं वो भी अब शहर ही बन चुके हैं। दे हैव ऑल्सो लेफ्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स ऑफ आवर कल्चर। तो हम्म। हमको तो उतना सब देखने नहीं मिलता। हालांकि शिक्षा मैंने भी देखी हुई है, मेरे कजन की शादी में सब रो पड़े हाँ थे वहां। हाँ, जो होता था जी ना जी। वो। मे बी जो ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है ना, आई थिंक सब जगह यही से है कि जो रिचुअल्स है ना, चाहे वो जम्मू का गांव है या कहीं और का, तो वो रिचुअल्स वगैरह थोड़े खत्म हो रहे हैं, बिकॉज अब वो बॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज्यादा आ गया है। सो यू बिल्कुल सी दैट बिल्कुल। मूवी हैपनिंग, वो सेम चीज आप अप्लाई करते हो। तो आजकल जो शादियां ना वो हर जगह, वेदर इट्स बॉम्बे, दिल्ली, जम्मू, वो स्टैटिक, वो सेम चीज ही हो गई है। पहाड़ों में है, Yes. अब भी कल्चर है थोड़ी बहुत, मतलब। देयर इज स्टिल अ लॉट इन दिस बुक जो हम अगर पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें अपने डुग्गर लैंड के बारे में जानने मिलेंगी। सो दिस बुक इज देयर। अशोक जी, अगर किसी को ये किताब चाहिए हो तो कहाँ से मिल सकती है? कैन वी बाय इट, या आपसे हम बोरो कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए? आप मेरे से बारो कर सकते हैं। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये अमेजोन के ऊपर भी ये उपलब्ध है। और जम्मू में ये बुक जो है भारतीय पुस्तकालय जो है, जीवल चौक, वहाँ भी अवेलेबल है। और उधमपुर में ओके, जनता स्टेशनरी मार्ट है, वहाँ अवेलेबल है। नाइस। तो ये है मैंने जी ये कोशिश ग्लिम्पसेस की, ऑफ डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज बाय अशोक कुमार शर्मा जी, भारती पब्लिकेशंस। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। कोशिश की है कि अपनी जो कल्चर है उसको इसमें समेटूं थोड़ा सा, और एक रेफरेंस बुक टाइप बनाऊं, और ताकि ये लोग इसको पढ़ें, और जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज न्यू स्कोप फॉर मोर स्कोप फॉर रिसर्च। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अशोक जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मृणालिनी जी। वेलकम जूही। आज आज लग रहा था कोई भार किसी और ने उठाया हुआ है। यस, एग्जैक्टली। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको इसमें कोई भी ऐसी चीजें लगी हैं जिनसे आपकी नॉलेज में कुछ भी ऐड ऑन हुआ है तो जरूर कमेंट्स में बताइए। कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप जो हमने मिस किया तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अशोक जी की किताब जरूर पढ़िए और फिर उसके बाद बताइए कि और क्या क्या नई चीजें आपने सीखी। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच कंटेंट। एंड बाय। जय हिंद।